हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। ये पॉइंट लिखा पड़ा है 10-6-4 और इस पे लिखा है किरण प्रकाशिकी की वैधता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, यानी जो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, प्रकाश को एक किरण की तरह मानते हैं। ठीक, तो कह रहा है कहाँ तक प्रकाश कि किरण को किरण की तरह माना जा सकता है। कहता है जिस दूरी तक प्रकाश का विवर्तन नहीं होता। ठीक, प्रकाशिक स्रोत से वह दूरी जहां तक प्रकाश का विवर्तन नहीं होता, तो क्या कह देंगे? प्रकाशिक स्रोत से वह दूरी जहां तक प्रकाश का विवर्तन नहीं होता है, उस दूरी को किरण प्रकाशिकी की सीमा किरण प्रकाशिकी की सीमा निर्धारित निर्धारित कर दिया जाता है। यानी जहाँ तक प्रकाश का विवर्तन नहीं होता। अब विवर्तन होने का मतलब ये होता है कि प्रकाश फिर फैलता है। प्रकाश तरंग है, हम जानते हैं कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब जाहिर सी बात है कि प्रकाश कोई किरण तो है नहीं। तो किरण के लिए हम क्या मानते हैं? किरण के लिए एक धारणा इस्तेमाल करते हैं हम कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य नगण्य या शून्य की ओर प्रवृत्त होता हुआ माना जाए या मानी जाए। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ऐसे कह देंगे शून्य की ओर प्रवृत्त होती, यानी तरंग दैर्घ्य ना के बराबर शून्य के आसपास हो जाए, तो क्या करते हैं उस केस में? प्रकाश को किरण की तरह मान लेते हैं। ठीक, एक रेखा में, सीधी रेखा में प्रकाश चलता है, वह जो पथ होता है उसका जो रास्ता होता है उसे क्या मान लेते हैं? किरण मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहे ये सीमा कहाँ तक है? तो बात स्पष्ट हो गई कि भाई जहाँ तक प्रकाश का विवर्तन नहीं होता वहाँ तक ये दूरी होती है। इस दूरी को कहते हैं फ्रेशनल डिस्टेंस। इस दूरी को कहते हैं फ्रेशनल डिस्टेंस। फ्रेनल दूरी ये लिखा हुआ है हिंदी में। यह दूरी होती है, इस दूरी को फ्रैक्शनल बोलते हैं अंग्रेजी में। ये है फ्रेनल दूरी। कहते हैं। ठीक, अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दूरी है कितनी। सीधा सीधा सूत्र है, कोई झंझट नहीं है। ये है a² λ। z क्या है? z है फ्रेनल दूरी इसको मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, कहीं कहीं याद आता है। फ्रेशनल डिस्टेंस कहीं कहीं पर अच्छा लगता है ना अंग्रेजी में लिखना, और बाद में काम भी आता है। जब हम पढ़ते हैं, बड़ी कक्षाओं में जाते हैं या फिर कोई अंग्रेज़ी माध्यम की किताब पढ़ते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किताबें अंग्रेज़ी में हैं, है ना, तो काम आते हैं, ये सब बड़े काम आते हैं। और ये हो जाएगा स्रोत या झिरी का व्यास, यानी जिस झिरी से, जिस स्रोत से प्रकाश निकाला जाएगा, ये उसका व्यास हो जाएगा।
और ये लैम्ब्डा तो आप जानते ही हैं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। तो ये सारी बातें स्पष्ट हुई। ठीक, अब इससे अनुमान लगाया जा सकता है भाई कहाँ पर जाके विवर्तन होगा, कहाँ पे विवर्तन नहीं होगा। अब देखिए विवर्तन के लिए ये शर्त हो जाएगी, विवर्तन के लिए शर्त हो जाएगी, विवर्तन की शर्त निर्धारित हो गई है। विवर्तन के लिए अनिवार्य शर्त, क्योंकि भाई अनिवार्य शर्त इसलिए होगी क्योंकि विवर्तन होना चाहिए तभी तो, अनिवार्य शर्त। ठीक, पर्दे से झिरी की दूरी Z से अधिक होनी चाहिए। ठीक, अब देखो मान लो ये झिरी है, इसका व्यास कितना है, ये व्यास है इसका a के बराबर। ठीक, अब इसमें हम पीछे से प्रकाश डाल देते हैं। देखो ये प्रकाश का किरण पुंज मैंने डाल दिया, झिरी में से निकलेगा प्रकाश, और इस झिरी से ये है पर्दा, ये पर्दा है देखो। ठीक, अब झिरी से पर्दे की दूरी कितनी होती है, d के बराबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, d क्या बना लिया, z बना लिया। ठीक, अब विवर्तन होना चाहिए। अब विवर्तन होना चाहिए, मान लीजिए हम कहते हैं भाई हमारे पास लाल रंग का प्रकाश है, लाल रंग, तो इसका लैम्ब्डा कितना होता है लाल रंग का, यह लगभग 750 या 800 नैनोमीटर मान सकते हो। तो इसका मैं मानता हूँ, अधिकतम मान लेता हूँ 800 गुना 10 की घात -9। ठीक, और ये जो झिरी है इसका a बता देता हूँ तुम्हें, 1 मिलीमीटर। इसको क्या लिख देते हैं, 10 की पावर -3 मीटर। देखो अब तुम पता लगा पाओगे कि विवर्तन के लिए यह पर्दा कितनी दूर होना चाहिए। पर्दा है, हाँ ठीक है। तो कुल मिला के Z कितना हो गया, Z या D जो है कितना हो गया, a² बाई लैम्ब्डा। देखो a² हो गया 10 की पावर -3 का स्क्वायर, लैम्ब्डा हो गया 800 और 10 की पावर 9 ऊपर चला गया, है ना। ये आंसर तुम्हारा मीटर में आ रहा होता है। देखो 10 की पावर 6, 3, 10 की पावर 3, तो ये हो गया 1000/800, तो वही हो गया 1.25, 1.25 मीटर आ गया। तो कुल मिला के तुम्हारा जो D है ये 1.25 मीटर से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो D जो है वो Z से या बराबर अधिक होना चाहिए। बराबर होने पर विवर्तन शुरू होगा, अधिक होगा तो विवर्तन हो जाएगा, क्योंकि बराबर होने पर तो ये घटना हो ही रही है, यहाँ से विवर्तन शुरू होता है। तो क्या करते हैं, विवर्तन के लिए D का मान Z से अधिक होना चाहिए, ये हो गया। देखो अब विवर्तन हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है कि साहब विवर्तन कब होगा। ठीक, बताइए पर्दे और झिरी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए कि विवर्तन हो साहब। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक, तो किरण प्रकाशिकी की सीमा यानी प्रकाश कहाँ तक किरण के रूप में है, कहाँ फिर वो तरंग के रूप में, तरंग का गुण उसका उभरने लगता है, वो होता है Z से हम पता कर लेते हैं। ठीक, बात पक्की। एक सिंपल सा उदाहरण अब NCERT में एक उदाहरण है वो करवाता हूँ, ठीक है। बाकी NCERT के उदाहरण हैं कुछ जो हमने बीच में अभी नहीं लिए, वो मैं NCERT का जैसे हल शुरू करेंगे उसमें करवाऊंगा आपको। NCERT का कोई भी सवाल, कोई भी उदाहरण और NCERT के उदाहरण पर आधारित उदाहरण जो हम बनाते हैं वो भी हमें 100% करने होते हैं, इसलिए सवाल छूटने का कोई सवाल नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर इस पर एक सवाल है, और ये सवाल क्या है बनाते हैं। देखो, किस दूरी के लिए किरण प्रकाशिकी का अच्छा सन्निकटन है जब द्वारक
3 मिलीमीटर चौड़ा तथा तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर है। तो उदाहरण कौन सा है भाई? उदाहरण है ये 10/7। ठीक। सन्निकटन किसका पूछ रहा है? फ्रेशनल डिस्टेंस का पूछ रहा है, किरण प्रकाशिकी का। अच्छा, सन्निकटन, और ये होता है a²/λ। तो ए का मान दिया है 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, ये लो। कितना तरंग दैर्घ्य है? 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर को भी मीटर में बदल लेंगे, ये लिख दिया। तो जेड का मान कितना आ गया? जेड का मान आ गया 18 मीटर, ये लो, यानी 18 मीटर तक। ठीक। किरण प्रकाशिकी, जब बच्चे रखते हैं ना लेज़र लाइट, बच्चे खेलते हैं कई बार लेज़र लाइट रखते हैं ना, तो वो लेज़र लाइट कहाँ तक लेज़र रहेगी, उसके बाद फैल जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई लेज़र लाइट है हमारे पास, ठीक, जिसका व्यास 3 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर व्यास का, तो कितनी दूर तक जा सकता है? 18 मीटर तक किरण प्रकाशिकी के रूप में जा सकता है। कितने तरंग दैर्ध्य पे? 500 पे। 500 पे कौन सा रंग होता है? नीला रंग होता है। 500 पे नीला रंग होता है प्रकाश का। ये जो नैनोमीटर है ये लगभग नीले रंग का होता है। 800 पे जाते जाते 800 नैनोमीटर पे जाते जाते ये रंग लाल हो जाता है। ये तो पता चल गया होगा, किरण प्रकाशिकी पढ़ा है, तरंग दैर्घ्य की जानकारी हो गई होगी। विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ा है, उसमें था कौन सा रंग कहाँ कहाँ होता है। चलिए, अब आती है दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जिसके बारे में बहुत ही भ्रांतियां हैं और अजीबोगरीब तरीके से इसको पढ़ाया जा रहा है। ये अब नया टॉपिक आ गया बिल्कुल, और ये इसको बड़ा भी बना रहे हैं ना, इसको खींच तान रहे हैं, खींच के बड़ा कर दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी देखिए बड़ी सरलता से एकदम ठंडा हलवा, चने का ठंडा हलवा बना के तुम्हें खिला देता हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में। अब आया 10/7, और नाम क्या है? ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। ये लो, इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पोलेराइजेशन। ये हो गया, देखो, पोलराइजेशन। ठीक। यहाँ पे जो एस लगा है, यहाँ पे जेड भी लगा देते हैं, ध्यान रहे, दोनों तरह का शब्द है, जेड भी लगा देते हैं। जैसे 2 तरह का शब्द होता है, जिसे कहते हैं, मैं बताता हूँ, अंग्रेजी में भी बड़ा भेद है यार। ये जो है ये केंद्र है, मान ले, इसे 2 तरीक़ों से लिखते हैं, सेंटर और एक सेंटर। ठीक। ये जो सेंटर है ये यूके, जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसका, और ये यूएस से इंग्लिश है उसका शब्द है। जो अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है उसका शब्द ये है, और जो ब्रिटिश इंग्लिश है इंग्लैंड में वो ये है। ठीक। खैर, तो यहाँ पे ये पोलराइजेशन भी लिख देते हैं, इसको पोलराइजेशन भी लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये ध्रुवण चीज़ क्या है, सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो शब्द है वह जुड़ा हुआ शब्द है, वह आवेश या विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ शब्द है। हिम्मत मत हारना, अपना कोर्स समय से पूरा कर लेना, ये रहा, विद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ शब्द है ये। ठीक। जिसे हम कहते हैं ध्रुवणता। ध्रुवणता मतलब होता है आवेश की प्रकृति। अगर हम लिखें भाई ध्रुवणता किसे कहते हैं, है ना, ध्रुवणता, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आवेश की प्रकृति। एकदम जीरो से सारी बातें करते हुए चलूँगा, कोई चिंता मत करना। आवेश की प्रकृति, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, ये रहा देखो सेल, इस पर ये डंडा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये जो ध्रुवणता है, ये ध्रुवणता, ये कितनी है? इसकी ध्रुवणता कैसी है? धनात्मक। और इसकी ध्रुवणता कैसी है? ऋणात्मक।
ठीक। तो यानी आवेश की प्रकृति को धनात्मक ऋणात्मक कहते हैं, तो ध्रुवणता बता देते हैं। ठीक, कैसा आवेश है, पॉजिटिव है भाई या नेगेटिव, ये ध्रुवणता का मतलब है। ठीक। और अब प्रकाश में या वैद्युत चुंबकीय तरंग में ध्रुवणता कहाँ से आएगी, कैसे होगी, ठीक, और वो कैसे निर्धारित की जाएगी। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हमने पढ़ लिया और हम थोड़ी सी बात उसमें और भी करेंगे। हम जानते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग में बिल्कुल बेस बना के चलेंगे। इस तरफ को मैं करा देता हूँ विद्युत क्षेत्र के दोलन, और इसके लंबवत करा देता हूँ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के दोलन, ऐसे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के दोलन है, मान लीजिए बी, और ये विद्युत क्षेत्र के दोलन है। बिल्कुल ऐसे देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये विद्युत क्षेत्र, इस तरीके से। और यह दोलन आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और ये प्रकाश की गति की दिशा होती है। ये तो तुमने पहले भी पढ़ा है, बड़े अच्छे से पढ़ा है, फिर से पकड़ रहा हूँ एक बार में। प्रकाश की या तरंग की गति की दिशा होती है। तो ये जो दोलन हो रहे होते हैं, ये प्रकाश की गति की दिशा के लंबवत एक वृत्ताकार तल में हो रहे होते हैं। यानी इसका मतलब होता है सीधे सीधे कि भाई मान लीजिए इधर को प्रकाश जा रहा है, प्रकाश की जो चाल है वो इधर को है, सी की जो दिशा है वो ये दिशा है। प्रकाश की चाल पे थोड़े देर के लिए मैं सदिश राशि लगा देता हूँ, तो प्रकाश की चाल इस तरफ को है। अब इसके बिल्कुल लंबवत अगर मैं एक तल बनाऊँ ऐसे, यूँ, ये मैंने एक लंबवत तल बना लिया, और एक प्लेट सी काट ली मैंने। ये प्लेट जो है लंबवत तल पर है ऐसे, ये देखो ये रहा ऐसे, ठीक। ऐसे ये मैंने एक प्लेट काटी है। तो हम जान रहे हैं कि इस प्लेट पर, इस प्लेट के तल में, लंबवत तल में, प्रकाश की गति की दिशा के लंबवत तल में, तो क्या लिखते हैं, प्रकाश की गति की दिशा के लंबवत तल में वैद्युत क्षेत्र व या और चुंबकीय क्षेत्र दोलन करते हैं। ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये जो लंबवत तल है, इसमें ये कहीं ना कहीं दोलन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दिखा दूं भाई, इधर को चलेगा, कोई दोलन कर रहा है विद्युत क्षेत्र, और इसके लंबवत दोलन कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। दूसरा, इधर को दोलन कर रहा है विद्युत क्षेत्र, और इसके लंबवत दोलन कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र। इधर को दोलन कर रहा है विद्युत क्षेत्र, और इसके लंबवत दोलन कर रहा है कहीं चुंबकीय क्षेत्र। तो बहुत सारी दिशाओं में इस तल में जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोलन कर रहे होते हैं, ठीक। यह दोलन यदि विभिन्न दिशाओं में होता है तो प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और यदि दोलन एक ही दिशा में होते हैं तो ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है।
ठीक, अब देखो बड़ी आसानी समझ में आ गया भाई, ये जो दोलन है भाई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यूँ है, दूसरा यूँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, कोई विद्युत क्षेत्र मान लो यूँ है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है, चौथा कहीं और है, लेकिन है लंबवत तल में। ठीक, तो ये अगर विभिन्न दिशाओं में होते हैं तो कैसा प्रकाश होता है? अध्रुवित प्रकाश होता है। और अगर ये एक ही दिशा में आ जाए तो ये ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक, तो ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के दोलन एक तल में तो होते हैं लेकिन विभिन्न दिशाओं में होते हैं, और यह तल प्रकाश की गति की दिशा के लंबवत होता है। और ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन एक दिशा में होते हैं और यह तल प्रकाश की गति की दिशा के लंबवत होता है। ठीक, अब देखिए कैसे। मान लीजिए अब मैंने ये बनाया अध्रुवित प्रकाश। अब मैं ध्रुवित प्रकाश की बात करूं तो मान लो ऐसे लिख देता हूं, बस कोई दिशा मैंने फिक्स की हुई है, कह रहा जी सारे दोलन यहीं पर हैं, बस सारे दोलन केवल इन्हीं दो दिशाओं में हैं, ऐसे बस। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ध्रुवित प्रकाश। ये ध्रुवित प्रकाश है। ठीक, तो समझ में आ गई बात कि ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश कैसा होता है। ठीक, अब इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। यदि प्रकाश को ध्रुवित कर दिया जाए एक तल पे, जैसा कि मैंने बताया, इसी को कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। अगर इसके अलावा कई दिशाओं में प्रकाश को ध्रुवित किया जाए तो उसे फिर, या कई तलों में ध्रुवित कर दिया जाए, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं कहते, उसे सिर्फ ध्रुवित प्रकाश कह सकते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब यही है जो मैंने समझाया, प्रकाश की गति की दिशा के लंबवत एक तल में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोलन करते हैं। यदि वह विभिन्न दिशाओं में होते हैं तो वह अध्रुवित प्रकाश होता है, और यदि वह एक दिशा में होते हैं तो ध्रुवित प्रकाश होता है। इससे ज़्यादा इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। अब ये सवाल है कि ध्रुवित प्रकाश हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास सामान्यतः जो प्रकाश होता है वह अध्रुवित प्रकाश होता है, उसमें ध्रुवण नहीं होता। ध्रुवण लगाते हैं, करते हैं कुछ जुगाड़बाजी, कोई से यंत्र बनाते हैं, तब उसे हम ध्रुवित प्रकाश बनाते हैं। ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गई भाई ध्रुवित प्रकाश कैसा होता है। उसकी बिल्कुल सिंपल सी ये परिभाषा है, इसे नोट कर लो, जांच कर लो इसकी, और इसे याद कर लो, बात खत्म हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। अब ध्रुवित प्रकाश करने वाला यंत्र उसे कहते हैं ध्रुवक। ध्रुवक हिंदी में क्या बोलेंगे? पोलेराइजर। देखो ये पोलेराइजर। ध्रुवक, ध्रुवक में एक होता है पदार्थ, एक होता है यंत्र। ठीक, और एक होती है परिघटना। देखो तीन चीज़ें लिख रहा हूँ, एक होता है पदार्थ, एक होता है यंत्र, एक होती है परिघटना। यानी प्रकृति में कुछ ऐसी परिघटनाएं हैं, अगर हम उन परिघटनाओं के होने के हालात बना दें, अगर हम उन परिघटनाओं को घटने की परिस्थितियां पैदा कर दें तो प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, प्रवाह जो है ये परिघटनाओं पर आधारित है। और यंत्र यानी हम कोई ऐसा यंत्र बना लें जिसमें से प्रकाश पास करवाएं तो वो ध्रुवित हो जाए। ठीक, पदार्थ यानी एक ऐसा पदार्थ होकर उसमें से प्रकाश पास हो तो अपने आप ही ध्रुवित हो जाए, ये पदार्थ भी हो सकता है। ठीक, तो यंत्र
क्या है, जैसे मान लीजिए कोई चश्मा है, चश्मे में जो लेंस लगे हैं वो ध्रुवित करते हैं, जैसे कैमरे में लेंस लगा है ये प्रकाश को ध्रुवित करता है, ठीक। या हमारी आंखों के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिनके कारण प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। तो यंत्र से अगर हम ध्रुवित करते हैं प्रकाश को तो वो यंत्र होता है। यंत्र के अंदर कहीं ना कहीं या तो ये परिघटना होती है या उसके अंदर कोई पदार्थ लगा होता है। यंत्र में दोनों बातें हो सकती हैं भाई, यंत्र में परिघटना भी हो सकती है और यंत्र के अंदर कोई पदार्थ भी लगा हो सकता है। तो बात स्पष्ट हो गई। सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ के बारे में, उसके बाद बात करते हैं परिघटनाओं के बारे में, किन परिघटनाओं में प्रकाश ध्रुवित हो सकता है, ठीक। चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले पदार्थ के बारे में। पदार्थ, ठीक, यानी ध्रुवक पदार्थ। ध्रुवक पदार्थ लिख देता हूं मैं, ये लीजिए ध्रुवक पदार्थ, ठीक। ध्रुवक पदार्थ क्या होता है हमें ये समझना है। तो कह रहा है ध्रुवक पदार्थ के की संरचना में, देखो आप सारी बातें लिखूंगा एकदम मजे में। ध्रुवक पदार्थ की संरचना इस प्रकार होती है कि उसमें अणुओं की एक श्रृंखला अणुओं की इस प्रकार होती है कि उसमें अणुओं की एक श्रृंखला या अणुओं की श्रृंखलाएं, ऐसा लिख देता हूं, अणुओं की श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं इन अणुओं से प्रकाश केवल श्रृंखला की लंबवत दिशा में दोलन कर रहे वैद्युत क्षेत्र इन अणुओं से प्रकाश केवल, इन अणुओं से वह प्रकाश, केवल वह प्रकाश, है ना, ऐसा लिखते हैं, इन अणुओं से केवल वह प्रकाश आगे बढ़ता है जिसमें वैद्युत क्षेत्र के दोलन, वैद्युत क्षेत्र के वह घटक सम्मिलित होते हैं जो श्रृंखला की दिशा के लंबवत होते हैं, ठीक। एवं वह घटक या वे घटक जो
श्रृंखला के अनुदिश होते हैं। अणुओं द्वारा रोक दिए जाते हैं। एवं उनकी ऊर्जा अणुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार हमें अणुओं की श्रृंखला की लंबवत दिशा वाले वैद्युत क्षेत्र के घटक ही प्राप्त होते हैं। अतः हम इसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं? क्योंकि लंबवत दिशा वाले घटक ही निकल पाते हैं। अब देखो, इसको पूरी तरह पढ़े। ध्रुवक पदार्थ की संरचना इस प्रकार होती है कि उसमें अणुओं की एक श्रृंखला या अणुओं की श्रृंखलाएं, ये लो, अणुओं की श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। इन अणुओं से केवल वह प्रकाश आगे, ये लो, वह प्रकाश आगे बढ़ता है जिसमें विद्युत क्षेत्र के वह घटक सम्मिलित होते हैं जो श्रृंखला की दिशा के लंबवत होते हैं। यानी इसमें जो आगे बढ़ने वाले हैं वो कौन से सम्मिलित होंगे? जो अणुओं की दिशा के लंबवत होंगे। एवं वे घटक जो श्रृंखला के अनुदिश होते हैं अणुओं द्वारा रोक लिए जाते हैं एवं उनकी ऊर्जा अणुओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यानी जो श्रृंखला के अनुदिश हैं उनकी ऊर्जा भी अवशोषित कर दी जाती है। इस प्रकार हमें अणुओं की श्रृंखला की लंबवत दिशा वाले विद्युत क्षेत्र के घटक ही प्राप्त होते हैं। अतः हम इसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं क्योंकि एक ही दिशा वाले घटक प्राप्त हो गए। अब इसका मतलब देखो समझ लेते हैं, चित्र से थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए हमारे पास ये अणुओं की दिशा है, ये अणु हैं, इनकी ये चेन है, ये है अणुओं की चेन, ठीक। और यहाँ से कोई प्रकाश तरंग जा रही है ऐसे, और ये विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र का ये घटक जिसे हम कह रहे हैं, मान लीजिए मैं इसे थीटा मान लूँ या लंबवत दिशा से थीटा मान लूँ, ऐसे मान लो लंबवत दिशा से थीटा जो माना जाना चाहिए ऐसे। तो ऊपर को कौन जाएगा? ई कॉस थीटा, इधर कौन आएगा? ई साइन थीटा। तो अणुओं की दिशा में जो घटक है ई साइन थीटा वह अवशोषित हुआ। ये कैसा हो गया? ये अवशोषित हो गया और ये निकल गया आगे, ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक। तो ये आगे बढ़ गया, इसे कहें ये पारदर्शी हो गया। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये पारदर्शी हो गया, क्योंकि पारदर्शी हो गया मतलब आगे निकल गया। तो कुल मिला के हमें ई कॉस थीटा आगे बनता जाता है, हमें मिलता जाता है। अब यह ई कॉस थीटा अणुओं की दिशा में बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक ई कॉस थीटा यहाँ बनाया, अभी थोड़ा सा मैं एक विद्युत क्षेत्र और बना लूँ। मान लो एक विद्युत क्षेत्र मैंने यहाँ बना लिया, अब थीटा ये हो गया। देखो बहुत सारे विद्युत क्षेत्र हैं, तो हर विद्युत क्षेत्र का वह घटक जो लंबवत है आगे बढ़ गया, और सभी विद्युत क्षेत्र का वह घटक जो अणुओं की दिशा में है रुक गया। अब मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र यूँ है, ठीक। तो इसका कॉस थीटा ये रहा, इसका साइन थीटा ये रहा, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका कॉस थीटा पार हो गया, साइन थीटा रुक गया। कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र जो है वो ये रहा, ऐसे थोड़ा और कम है, इसका भी साइन थीटा रुक गया, कॉस थीटा आगे बढ़ गया।
अब इसको समझने का तरीका क्या है, मान लीजिए, देखिए ये दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए प्रकाश उस तरफ को जा रहा है और ये वो दिशा है जिसमें मैंने प्रकाश को ध्रुवित करना है, जिसमें मुझे cos थीटा चाहिए। अब इसी दिशा में जितने घटक हैं वो सारे निकलने वाले हैं। अब मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र यूँ आ रहा है इधर से, तो उसका cos थीटा इधर आया, sin थीटा रुक गया। कोई यूँ कोई यूँ है इधर को यूँ जा रहा है, उसका भी cos थीटा निकल गया, sin थीटा रुक गया। तो कुल मिला के लंबवत घटक जितने भी हैं इस तल पे वो सारे के सारे जो है वो पास हो जाते हैं। ठीक, तो लंबवत घटक जिस दिशा में होते हैं उससे कहते हैं पास एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? पास एक्सिस। ठीक, यानी पास करने वाला अक्ष। तो अणुओं की दिशा के लंबवत जो अक्ष है उसे कहते हैं पास अक्ष। ठीक, यानी ये पास वो नहीं है जो कहते उत्तीर्ण हो गया 12वीं में पास हो गया। पास मतलब गुजारने वाला, जो गुजार देगा, जो गुजर रहा है, जो पास हो गया, वो ये पास अक्ष है। ठीक, तो समझ में आ गया कि ध्रुवण कैसे होता है। ध्रुवण पदार्थ में अणुओं की एक श्रृंखला होती है जो एक दिशा में विद्युत क्षेत्र को ध्रुवित करके आगे बढ़ा देती है, बाकी को रोक लेती है। ठीक, अब ये अणुओं की श्रृंखला किस प्रकार होती है इसको समझना पड़ेगा, इसकी संरचना को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसकी संरचना नहीं समझेंगे तब तक हमें इसमें कन्फ्यूज़न होता रहेगा। अब इसका एक चित्र बना के मैं इसको समझाऊंगा आपको। ठीक, उसके लिए मुझे आप केवल 2 सेकंड का समय देंगे, क्योंकि ये जो आपका बोर्ड है ये लगभग सफ़ेद हो चुका है। भाई चित्र बनाएंगे, थोड़ा सा इसको काला तो कर ही लें। ये लगभग सफ़ेद हो गया है, तो ये देखो ये हो गया काला। चलिए, अब हम सबसे पहले प्रकाश की गति की दिशा दिखाते हैं। मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश आ रहा है, तो अध्रुवित प्रकाश का कुछ ऐसा प्रतीक होता है। ये जो दिखाए जा रहे हैं तीर से, ये होते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के वह घटक जो अलग अलग, या वह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र जो अलग अलग दिशाओं में दोलन कर रहे होते हैं। तो इसे हम कहते हैं अध्रुवित प्रकाश या अध्रुवित वैद्युत चुंबकीय तरंग। ध्यान रहे, ध्रुवण यांत्रिक तरंगों का नहीं हो सकता। यांत्रिक तरंगों में माध्यम की आवश्यकता है, उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र नहीं होते। यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। यांत्रिक तरंगों का ध्रुवण नहीं हो सकता। जैसे ध्वनि तरंगे हैं, आवाज़ दे रहा हूँ मैं, तो इसका ध्रुवण नहीं हो सकता। ठीक, अब आगे चलें। अब यहाँ पर इसको हमने एक ध्रुवक पे डाल दिया, यानी पोलराइज़र पे डाल दिया ऐसे। तो ये पोलराइज़र जो है हमने कुछ इस तरीके से बना लिया। और यहाँ पर इसका केंद्र मानते हुए हमने आगे इसको ऐसे बढ़ा दिया। तो यहाँ पर आने के बाद ये ध्रुवण हो चुका इसका, तो इसके एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र के दोलन होने लगे। तो इस तरह के प्रतीक से हमने बताया कि यह ध्रुवित प्रकाश है। ये ध्रुवित प्रकाश है। ठीक, यहाँ पर जो तीव्रता है वो I0 है। ये क्या है? देखो ध्यान रहे, ये तीव्रता है, यानी ऊर्जा, एकांक क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में ऊर्जा। ठीक,
और यहाँ पर तीव्रता लगभग आधी प्राप्त होगी। अधिकतम तीव्रता जो प्राप्त होगी यहाँ पे वो आधी प्राप्त होती है, अधिकतम जो होती है। आई नॉट में से आधी गायब हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र या चुंबक क्षेत्र के कुछ घटक रोक लिए जाते हैं, तो कहता है कि लगभग आधी गायब हो जाती है, वो अवशोषित कर दी जाती है अणुओं में। अणुओं की संरचना यहाँ से एक खास दिशा में होती है। देखिए अणुओं की संरचना ये बना रहा हूँ, ये अणुओं की संरचनाओं की वो दिशाएं हैं जहाँ पर अणुओं की चेन है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अणुओं की चेन बनाऊंगा, कुछ मैं बना के दिखाऊंगा। ये अणुओं की चेन है, देखो ये अणु है इस तरीके से। ये अणुओं की चेन है, देखो ये अणु बना दिए मैंने। ये अणुओं की चेन है, ठीक। क्या कह रहे हैं? अणुओं की श्रृंखला। या श्रृंखलाएं जो भी कहो, ठीक, ये अणुओं की श्रृंखलाएं हैं। अब अणुओं की श्रृंखला के लंबवत दिशा वाले विद्युत क्षेत्र पार होंगे, तो यानी ये सारे के सारे विद्युत क्षेत्र जो है पार होंगे। ये वाले सब विद्युत क्षेत्र पार होंगे। देखो ऐसे ये सब विद्युत क्षेत्र ई वाले जो है ये सारे पार हो जाएंगे इसमें से। समझ गए बात को? ठीक, ये सब जो है इसमें से पार हो जाएंगे आगे की तरफ। पूरा का पूरा जो है, सारे पे दिखा सकते हैं। लो मैंने सारा ही दिखा दिया, धीरे धीरे बना ही दिया मैंने इसे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो, ये सब आगे बढ़ जाएंगे। क्या है ये है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के लंबवत चुंबक क्षेत्र होता है, वो तो पार होगा ही। हम विद्युत क्षेत्र पर बना लें तो चुंबक क्षेत्र भी एक लंबवत दिशा में होगा, वो पार हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे के सारे पार हो गए। और जो घटक अणुओं की दिशा में बने थे विद्युत क्षेत्र के, ये वाले, ठीक, तो ये वाले घटक अवशोषित हो जाएंगे, ठीक, और ये वाले घटक निर्गत हो जाएंगे, निर्गत घटक, ऐसे। तो अब समझ में आ रहा होगा कि प्रकाश की दिशा के लंबवत जो है इसके तल में अणुओं की चेन होती है। अब ये अणुओं की चेन एक दूसरे के समांतर होती हैं, जो प्रकाश को रोक लेती हैं, विभिन्न दिशाओं के घटक रोक लेती हैं और इनके लंबवत घटक पार हो जाते हैं। ठीक, तो कुल मिला के यह वो चित्र है जो ध्रुवण को दिखा रहा है ठीक तरीके से। हो गया? अब इसके बाद ये था पदार्थ द्वारा ध्रुवण। ये था क्या? बताओ ये क्या था? ये था पदार्थ द्वारा ध्रुवण। भाई ऐसा पदार्थ है जो प्रकाश का ध्रुवण करता है। अब देखते हैं परिघटनाओं द्वारा ध्रुवण। अब परिघटनाओं द्वारा ध्रुवण देखते हैं। पहला है परकिरणन द्वारा ध्रुवण। ठीक, परकिरणन इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग होती क्या है? स्कैटरिंग कैसे होती है? कह रहा है जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर गिरता है, ठीक, तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसे कहते हैं परकिरणन, प्रकाश का परकिरणन। इसके लिए ज़रूरी है कि मान लीजिए ये कण है कोई,
और इस तरफ से प्रकाश आता है, इस तरफ से मान लीजिए एक दिशा मान लेते हैं, ये प्रकाश तरंग की दिशा है, ये प्रकाश आता है, ठीक। तो इससे टकरा कर ये विभिन्न दिशाओं में फैलता है, ऐसे वापस भी आ जाता है, ऐसे इधर इधर इधर, ठीक। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो इसका आकार है, कण का आकार, शर्त होती है प्रकीर्णन की, स्कैटरिंग की, कण का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक। अब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होती है? ये होती है 10 की पावर, अगर देखें मीटर में देखें तो जैसे हम कह रहे हैं ये होती है 10 की पावर -10 मीटर के आसपास, क्योंकि नैनोमीटर में हम देखते हैं 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, तो 10 की पावर -10 के लगभग ये होती है। और इसे हम एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाती है, इसमें एंगस्ट्रॉम में बना दूं तो मान लेता हूँ 8000, इस तरीके से होता है, 8000 लिख देता हूँ। अगर एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है देखो ऐसे, तो ऐसे होता है 10 की पावर -10 मीटर, ऐसे। तो ये हो गया 8000 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं इन 000 को हटा दूं तो यहाँ क्या बचेगा? 10 की पावर -6 से 10 की पावर -7, ये मीटर में आ गया देखो। यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 10 की पावर -6, 10 की पावर -7 के आसपास होता है, ये इसकी कोटि होती है, ठीक। एंगस्ट्रॉम में देखें तो 10 की पावर -10 लगता है इसमें। तो कुल मिला के अणुओं का आकार इस आकार से छोटा होना चाहिए, तब जाके, या इन कणों का आकार छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोई कण नहीं है अगर जिसका आकार इतना छोटा हो, तो इसका मतलब ये जो कण है, ठीक, ये कण क्या है? ये आयन है, या ये अणु है, या ये परमाणु है, ठीक। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए इतना छोटा कोई कण नहीं होता, अणु होगा या परमाणु होगा या आयन होगा। तो अणुओं परमाणुओं से टकराने पर प्रकीर्णन होता है। अब इस प्रकीर्णन में प्रकाश का ध्रुवण किस प्रकार होता है? अब यहाँ से लेते हैं प्रकाश और अलग अलग दिशाओं में इसको दिखाते हैं ऐसे। तो ये हो गया अध्रुवित प्रकाश। इसे आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ एक अणु लगा देते हैं या कण लगा देते हैं, ठीक। कह रहा है जो प्रकाश इसके लंबवत जाता है, इसके लंबवत तल पे जाता है, वह ध्रुवित प्रकाश होता है, ऐसे गति की दिशा के लंबवत। ये हो गया ध्रुवित प्रकाश। अब देखो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये एक ही तल पे है, किसी भी परमाणु से या अणु से इसका तल लंबवत है, तो यह ध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक। और कुछ नहीं है। कारण क्या है इसका? कारण इसका है कि इसका तल अपने आप ही आप देख रहे हैं, गति की दिशा के लंबवत एक ही तल होता है, ठीक। तो उस तल में जो प्रकाश होता है वह ध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक। तो जब प्रकाश किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है तो गति की
लंबवत दिशा में परकीर्णन है ना, परकीर्णित प्रकाश स्वतः ही ध्रुवित होता है। जब प्रकाश किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है तो गति की लंबवत दिशा में परकीर्णित प्रकाश स्वतः ही ध्रुवित होता है। बस ठीक। तो प्रकीर्णन की शर्त बताई और ध्रुवित प्रकाश बताया प्रकीर्णन द्वारा, ये है। और इसमें तुम्हें मिलेगा 1 नंबर, 1 अंक पर ये सवाल टिका हुआ है, 1 अंक पर ये सवाल टिका हुआ है। प्रकीर्णन की शर्त क्या होती है ये बताइए, और प्रकीर्णन में ध्रुवण कैसे होता है ये बताइए। ठीक, डन। अब परिघटना हो गई एक, आगे चलते हैं। अब आएगा परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक, परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ब्रूस्टर कोण या ब्रूस्टर का नियम। मैं दरअसल ये देख रहा था कि हिंदी में इसको क्या कहूँगा, इस पे मात्रा वात्रा कैसे लगाऊं। तो मैं लिखूँगा परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। और इसे क्या कहते हैं, इसका नाम है ब्रूस्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा है ब्रूस्टर। ब्रूस्टर का नियम। ठीक, अंग्रेजी में ब्रीवेस्टर्स लॉ, ब्रीवेस्टर्स लॉ, ये अंग्रेजी में बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब इस पर विचार होगा। ठीक, चलिए। अब बात यह होती है कि कोई भी प्रकाश किरण, प्रकाश तरंग अगर किसी पारदर्शी माध्यम पर गिरता है तो इसका पूर्णतया अपवर्तन नहीं होता। पूर्णतया अपवर्तन नहीं होता है तो थोड़ा बहुत प्रकाश का परावर्तन भी होता है। अगर वह परावर्तन में जो गया प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश हो सकता है अगर आप एक शर्त लगा दें उसके ऊपर। तो कैसे? अब ये है पारदर्शी माध्यम, ये बना दिया मैंने पारदर्शी माध्यम। ये देखो, ये आ गया पारदर्शी माध्यम। अब इस पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होगा। इस माध्यम का अपवर्तनांक ले लेते हैं n2 और जहाँ से प्रकाश आएगा उसे ले लेते हैं n1 और यहाँ पर कहीं पर प्रकाश इस पर आपतित कर देते हैं। ये प्रकाश हमने इस पर आपतित किया, ये रहा। ये जो प्रकाश है यह अध्रुवित प्रकाश है। तो इसमें क्या बनाए, अध्रुवित प्रकाश का प्रतीक बना देते हैं। इसके दोलन विभिन्न दिशाओं में है, ऐसे इसके दोलन करवा देते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। इस दिशा में ये आ रहा है और तरंग के रूप में यहाँ पीछे दिखाऊं थोड़ा सा तो ऐसे दिखा देता हूँ, यूँ ऐसे आ रहा है, देखो। ठीक, अब यहाँ जो कोण है जिस पे ये आपतित हो रहा है, इस कोण को मैंने लिखा I, आपतन कोण। अब ये प्रकाश थोड़ा सा सघन माध्यम में जाएगा
तो अभिलंब की तरफ ये झुकेगा प्रकाश तरंग, और ये जो कोण है ये वाला जो कोण है ये कोण हो जाएगा, आप जानते हैं क्या होगा इसका नाम, आर। ठीक, ओके। कह रहे यहाँ पर ये जो कोण है यहाँ दूसरा एक चलेगा प्रकाश ऐसे, ये होगा परावर्तित प्रकाश, यानी ये परावर्तन होगा, ये है परावर्तित प्रकाश। ठीक, अब इस परावर्तित प्रकाश में और अपवर्तित प्रकाश में अगर 90 अंश का कोण है, कितना कोण है, 90 अंश का कोण है, दोनों की दिशा में 90 अंश का फर्क है, तो कह रहे हैं जो प्रकाश है जो परावर्तित हुआ है यह अपने आप ही स्वतः ही ध्रुवित प्रकाश होगा, क्योंकि इसका तल जो है वो अपवर्तित प्रकाश के लंबवत है। तो अपवर्तित प्रकाश के लंबवत एक ही तल हो सकता है। ठीक, तो क्या हो गया, ये कैसा हो गया, ये ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम इसे निकाल सकते हैं। देखो ये कोण कितना है, ये आई है, ये भी आई हो गया। देखो ये कितना है, ये 90 है, ये आर हो गया। तो हम जान रहे हैं कि आई प्लस आर प्लस 90 बराबर कुल कितना कोण है, ये हो गया एक रेखीय कोण 180 लीनियर एंगल। ये लो, तो ये हो गया आई प्लस आर बराबर 90, आर का मान तुमने निकाल लिया 90 माइनस आई, ये हो गया। देखो ठीक, ध्यान रहिए जो चीज़ है ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ब्रूस्टर का नियम, इसको पक्का कर लें, पकड़ लें इसको। ये 100% बोर्ड परीक्षा में आना ही आना है, इसका ध्यान रखना। बोर्ड परीक्षा में इसको आना ही आना है, 100% मान के चलना इसको। ठीक, अब अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन के नियम से क्या होगा, अपवर्तन का नियम लगा देंगे, N1 साइन आई N2 साइन आर। तो N1 साइन आई N2 साइन 90 माइनस आई। देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने कितना गजब कर दिया, देखो गजब कर दिया मैंने। इस आर का मान मैंने यहाँ से आई के बदले में वहाँ रख दिया, और 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस आई हो गया। तो N1 साइन आई बराबर N2 कॉस आई, ये हो गया tan आई बराबर N2 बटे N1। ये लो ठीक। अब जो हमारे पास प्राप्ति हुई, जो हमें ज्ञात हुआ, वो हुआ tan आई बराबर N2 बटे N1। इसे लिख देंगे I बराबर tan इनवर्स N2 बटे N1। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्रूस्टर कोण। ठीक, और इस पे क्या लगा देते हैं, IP। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, P का मतलब क्या हुआ, पोलराइजेशन। तो इसे कहते हैं ध्रुवण कोण। ठीक, ये दोनों इसी के नाम हैं। ठीक हो गया। अब इस पे जो आंकिक बनेगा वो NCERT में है हमारा, सवाल इस पे करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ये है सिंपल सा ब्रूस्टर का नियम, जो बोर्ड परीक्षा में तुम्हें देगा 2 अंक, एकदम नाचते नाचते गाते गाते ये तुम्हें 2 अंक दे देगा। ठीक, सिंपल। चलिए अब हम लगाते हैं 2 ध्रुवक, क्रॉस पोलराइड्स जिसे हम कहते हैं, 90 डिग्री के अंश पर, उनकी प्रक्रिया को समझते हैं।
तो कैसे प्रकाश की तीव्रता प्रभावित होती है, दो ध्रुवक लगाएंगे, प्रकाश की तीव्रता का जो सूत्र है उसको बनाएंगे। मैलस का नियम हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये भी, कहीं मान लो आ गया परीक्षा में मैलस का नियम क्या होता है ज़रा बताइए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो लिख देता हूँ इसको भी, मैलस का नियम। मैलस का नियम, मालूस लॉ, मालूस लॉ, ये आ गया लॉ, ये आ गया मालूस लॉ, मालू मालू मालू। ठीक, अब मैलस का नियम क्या है, कैसे काम करता है, पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। कहता है अगर आपके पास कोई ध्रुवक है और आप उसे घुमाते हैं तो प्रकाश की तीव्रता बदलती है, क्योंकि वो जो अणुओं की चेन थी एक दिशा में, उस चेन की दिशा बदलेगी तो प्रकाश जो निकलेगा, जो लंबवत घटक पास हो रहे थे वो प्रभावित होंगे। तो कुल मिलाकर पहले हम एक ध्रुवक लगा लेते हैं यहाँ पर, ये लगा लिया मैंने ध्रुवक। वृत्ताकार लगा सकते हैं, आयताकार लगा सकते हैं, जैसा चाहे लगा लो। ठीक, अब इसमें आगे की तरफ यहाँ पर ध्रुवित प्रकाश निकल रहा है। और यहाँ पीछे से हमने इसमें ध्रुवित या अध्रुवित कोई भी प्रकाश दे रखा है। मान लीजिए यहाँ से हमने ध्रुवित प्रकाश ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भाई अध्रुवित होगा तो ध्रुवित कर देगा, अध्रुवित होगा तो ध्रुवित कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ध्रुवित प्रकाश ही दे रखा है, ध्रुवित प्रकाश ही निकल रहा है। तो कुल मिलाकर प्रकाशिक तीव्रता यहाँ I0 है, तो यहाँ I0 मिल जाएगी हमें, क्योंकि ये भी ध्रुवित है, ये भी ध्रुवित है। और अगर ये अध्रुवित हो तो कितनी मिलेगी, I0/2 मिलेगी, यानी आधी मिलेगी, हम जान चुके हैं। अगर ध्रुवक में से अध्रुवित प्रकाश दे दें तो आधी मिलती है तीव्रता, लेकिन अगर हम ध्रुवित प्रकाश दे दें तो जो कि तो मिल जाती है। कह रहा ये अधिकतम तीव्रता जितनी हमने दी थी उतनी की उतनी मिल रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ किसी खास कोण पर इसको तय कर दिया गया। ठीक, ये क्या है, ये है ओ डैश, एक अक्ष है, अधिकतम तीव्रता का अक्ष। तो ओ डैश जो है वो है अधिकतम तीव्रता का अक्ष है ये। ठीक, यहाँ पर हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। अब यहाँ से अगर हम इसे घुमाएं ऐसे, यूँ, जैसे मतलब यूँ है ना, यूँ है मान लो ध्रुवक, तो यूँ घुमाएं, एक वृत्ताकार ध्रुवक है ऐसे, और उसे यूँ घुमाएं या इधर को घुमाएं, उल्टा घुमाएं, कुल मिला के यहाँ से घुमाएं और इस ओ डैश को यहाँ घुमा दें यूँ एक कोण थीटा पर। ओ डैश को कितना घुमाया, अधिकतम अक्ष को थीटा कोण पर घुमा दिया। यहाँ से हमने इसे थीटा कोण पर घुमा दिया ऐसे। अब ये ओ डैश यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, यानी अधिकतम तीव्रता के अक्ष को घुमाया ऐसे। ठीक, तो कह रहा ये तीव्रता I cos स्क्वायर थीटा होगी। तो यानी cos स्क्वायर थीटा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का वह घटक प्रभावित होगा जो cos वाला है। हमने बताया था कि भाई E cos थीटा प्रभावित होता है, तो विद्युत क्षेत्र का जो आयाम है E या E cos थीटा वो घटक प्रभावित होगा, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो तीव्रता में cos स्क्वायर थीटा लग जाएगा। भाई E का आयाम E cos थीटा हुआ तो तीव्रता में E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, तो उसके कारण से cos स्क्वायर थीटा लग जाएगा। तो कुल मिलाकर हम इसे घुमाते जाएंगे और ये तीव्रता कम होती जाएगी। जब हम पूरा 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये शून्य हो जाएगा, यहाँ पे लाइट नहीं आएगी। तो क्या है, ध्रुवित प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, I0 cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है, ये हमने आपतित किया, ये निर्गत है। ठीक, यही है मालूस लॉ। ठीक, अब लिखते हैं, यदि किसी ध्रुवक को
अधिकतम निर्गत तीव्रता की दिशा से थीटा कोण पर घुमाया जाए तो निर्गत तीव्रता निम्नलिखित होती है। निम्नलिखित होती है, यानी आई जो है वो कितनी होगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आई क्या है, निर्गत तीव्रता, और आई क्या है, आपतित तीव्रता। ठीक, थीटा क्या है, घुमाव का कोण। ये लो, कितना घुमाया पता लग गया। ठीक, तो ये नियम को शब्दों में लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, और ये चित्र बना सकते हैं। ये चित्र बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, चित्र से स्पष्ट दिख जाता है कि भाई आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। ठीक, अब थोड़ा अभ्यास करते हैं और एक एनसीईआरटी का एक उदाहरण लेते हैं जिसमें दो ध्रुवक लगाए गए हैं। ठीक, उनके बारे में समझते हैं, उस संयोजन को समझते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों को भी और टीचरों को भी। ठीक, चलिए चलिए अब ये आ गया उदाहरण 10-8 है, इसको समझना है और बोर्ड परीक्षा के लिए ध्यान रहे, यह भी 100% महत्वपूर्ण सवाल है। एनसीईआरटी उदाहरण 10-8 क्या लिखा हूँ मैं लिख रहा हूँ 100% इम्पॉर्टेंट। देखो मैंने इस पर स्पेशली लिख दिया। तुम लोग जानते हो कि सब पे मैं 100% इम्पोर्टेंट नहीं लिखता, सब पे नहीं लिखता। ठीक, जिस पे लिखता हूँ उसको पक्का छोड़े नहीं, इसको रिपीट करें, रिवाइज करें बार बार। ठीक, अब क्या कह रहा है, दो क्रॉसित पोलराइडों के बीच में पोलराइड की एक तीसरी शीट को घुमाया जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। पारगमित यानी जो परले पार निकलता है उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रकाश की दिशा बना लेता हूँ। ये है प्रकाश की दिशा, यानी प्रकाश जो है इस दिशा में चल रहा है। ठीक, अब यहाँ से मैं एक ध्रुवित प्रकाश डाल देता हूँ और इसकी तीव्रता को मैं आई नॉट बता देता हूँ। सिंपल, अध्रुवित डालूंगा तो उससे भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, वो पहले ध्रुवित होगा उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि भाई अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता ध्रुवण में आधी हो जाती है, उसके बाद आगे बढ़ेगा। लेकिन मैंने क्या किया,
ध्रुवित ही डाल दिया। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक पोलरॉइड लगा दूंगा, एक ध्रुवक लगा दूंगा ऐसे। ठीक, और इस तरीके से आगे बढ़ा दूंगा प्रकाश को, और यहाँ पर अधिकतम तीव्रता का अक्ष बना दूंगा ओ डैश। तो मुझे ये आई नॉट जो है जो का तो मिलेगा, ये मुझे जो का तो मिल जाएगा। आप भी समझ रहे होंगे कि भाई अधिकतम तीव्रता मुझे जो की त्यों प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको घुमा रखा है अधिकतम तीव्रता के लिए। ये पहला पोलरॉइड है, पहला ध्रुवक है, ये देखो ये रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये मान लो आप, भाई जितनी तीव्रता थी उतनी मिल गई, अधिकतम पे घुमा दिया मैंने। अधिकतम तीव्रता का ये है ओ डैश जो है अधिकतम तीव्रता पर घूर्णन किया हुआ है मैंने। ठीक, तो याद हो गया, इसे हटा दूंगा मैं ये देखो, क्योंकि ये बाद में कंफ्यूज करेगा फिर। ये देखो, ये हटा दिया मैंने, इसे भी हटा दूं, 100% इम्पोर्टेंट हो गया ये लो। अब इसको मैं एक दूसरे पोलराइजर से पास करवाता हूं, दूसरे ध्रुवक से पास कराता हूं ऐसे। और ये जो ओ डैश है इसकी दिशा के समांतर एक दिशा बनाकर इसे मैं उससे 90 डिग्री घुमा के रखता हूँ। इसका जो ओ डैश है ये वाला, इसका है ओ, इसका अक्ष कुछ और लिख लेता हूँ, इसका लिख लेता हूँ O1 और O1 डैश। ठीक, तो ये ओ डैश की दिशा से देखो, इसकी ओ डैश की ये दिशा है, इस दिशा से ये 90 डिग्री पर घुमा हुआ है ऐसे। तो क्या कहते हैं, ओ डैश के लंबवत है O1 डैश। ठीक, अब हम जान रहे हैं कि अधिकतम तीव्रता के अक्ष से हमने इसको 90 अंश पर घुमा रखा है ऐसे। तो ये तीव्रता को शून्य कर देगा। कितनी तीव्रता प्राप्त होगी यहाँ पे, शून्य। यहाँ पर जो तीव्रता प्राप्त होगी प्रकाश की वो कितनी होगी, I बराबर शून्य। क्यों, क्योंकि सूत्र कह रहा है I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये प्राप्त जो होगी वो कितनी होगी, I नॉट कॉस स्क्वायर 90 और ये हो जाएगी 0। तो ये तीव्रता, यानी हमें यहाँ कोई प्रकाश प्राप्त नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अधिकतम अक्ष से 90 घुमा दिया। तो कुल मिला के यहाँ अंधेरा हो गया। ये देखो, कोई प्रकाश प्राप्त नहीं होगा, I बराबर 0 प्राप्त होगा बस। ठीक, अब इन दोनों के बीच में मैं कहीं यहाँ पे इसको थोड़ा पहले लिख देता हूँ मैं ऐसे, इसको यहीं लिख देता हूँ। ये देखो, इसको यहाँ लिख दिया मैंने, और ये है I नॉट, ये रहा। अब इन दोनों के बीच में मैं एक और प्लेट लगा देता हूँ, यानी एक और पोलराइजर शीट या पोलराइजर या ध्रुवक लगा देता हूँ ऐसे। ठीक, और इसको घुमाता हूँ मैं। अब इसका जो अक्ष है एक मैं ओ डैश के समांतर करता हूँ ऐसे। मैंने कुछ इसको नीचे बना दिया, थोड़ा सा नीचे करके बनाता हूँ इसको, क्योंकि ये भी तो बिल्कुल उसी अक्ष पे दिखाएगा ना ऐसे। और ये देखो, ये बना दिया, ये बना दिया ऐसे। अब इसके समांतर एक अक्ष यहाँ पर भी बना देता हूँ ऐसे ऐसे। ठीक, ये ओ डैश था इस वाले का, इसको यहीं लिख देता हूँ O1 डैश, यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक, तो इसका जो अक्ष है ओ डैश, ओ डैश, ओ डैश, ये सब ओ डैश हैं। अब यहाँ से इसको मैं एक कोण थीटा पर घुमाता हूँ, इसका नया अक्ष बनाता हूँ ऐसे, यूँ, और इसे बना लेता हूँ मैं O2 डैश। इसको मैंने एक थीटा कोण पर घुमा दिया ऐसे, पुराने वाली दिशा से।
तो यह जो तीव्रता पास करेगा, इसको कह दिया मैंने P1, इसको कह दिया मैंने P2, इसको कह दिया मैंने P3। ठीक, अब मैं लिखूंगा कि इसको क्या मिला। ठीक, P1 से पारगमित तीव्रता जो कि त्यों P1 से, तो ये बन जाएगी IP1 जो कि त्यों है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है भाई, इसने तो कुछ किया ही नहीं है, खत्म। ठीक, अब P3 से प्राप्त पारगमित तीव्रता, कितनी बढ़िया बात है, कितना मज़ा आता है। देखो, ईमानदारी से पढ़े, मेहनत करें तो बड़ा मज़ा आता है। ठीक, ये कितनी होगी IP3, ये इस अक्ष से कितना घुमा हुआ है, ये तो 90 घुमा हुआ है, ये तो 90 पे है, ये कितना घुमा हुआ है थीटा, तो कितने मिलेगी I0 cos स्क्वायर थीटा, ये मिलेगी। अब P2 से पारगमित तीव्रता, ये बताओ कितनी मिलेगी IP2, ये कितने मिलेगी, ये मिलेगी, ये हो गई आपतित तीव्रता। और कितना कोण है इन दोनों में, कितना कोण है बताओ, इन दोनों में कितना कोण है, ये कोण कितना है, ये है 90 माइनस थीटा। ठीक, यानी इस वाली लाइन से ये कितना घुमा हुआ है, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 इस लाइन से ये थीटा घुमा हुआ है, और इस लाइन से ये कितना घुमा हुआ है 90, तो ये कितना बचा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से ये पारगमित कर देगा। तो कितनी मिलेगी इसको, इसको मिलेगी IP3, इसको IP3 मिलेगी, इसको क्या मिलेगा IP3, जो यहाँ से P3 से बीच वाले से पारगमित हुई वो इसको मिलेगी, और ये उसका क्या करेगा cos स्क्वायर थीटा करेगा। तो ये हो गया cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यानी IP2 से मिली IP3 की वैल्यू ये रही I0 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब देखो, ये P2 से ये मिली, यानी पहले वाले ने थीटा किया, अगले वाले ने उसको cos 90 माइनस थीटा के हिसाब से बदल दिया। तो कुल मिलाकर ये हो गई हमारी अंतिम तीव्रता जो हमें प्राप्त हुई यहाँ पर। अब यहाँ पर कितनी तीव्रता प्राप्त हुई, यहाँ पर कितनी तीव्रता प्राप्त हुई है, देखो ये वाली, ये मिली है I0 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये मिली है, देखो यहाँ पे। ठीक, अब इसको ठीक कर लेंगे तो ये कितनी हो सकती है, देखो इसका अधिकतम मान हो सकता है IP2, अब cos को लिख देंगे I0 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बोलता है सर। ठीक है, मान लिया चलो। अब इसमें मैं क्या करूँगा, I0/4 करके इसको साइन 2 थीटा का वर्ग बना दूंगा। क्यों, क्योंकि 4 cos थीटा साइन थीटा का स्क्वायर है, तो बन जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, वो होता है साइन 2 थीटा, उसका वर्ग लगा दिया। लो, अब ये अधिकतम अगर मैं चाहता हूँ IP2 अधिकतम, ठीक, ये कितनी होगी, ये होगी I0/4। क्यों होगा ऐसा, ऐसा तब होगा जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो। देखो, अगर थीटा को 45 डिग्री कर दूं तो कितना बन जाएगा 90, साइन 90 का मान अधिकतम होता है, वो एक होता है, रट्टा पट्टा याद है यार। तो अधिकतम कितनी मिल सकती है I0/4। कब, जब ये पहले वाले अक्ष 45 पर हो, तो दूसरा कोण भी 45 का होगा। ठीक, यानी जब घूर्णन अक्ष दोनों के, जो अधिकतम अक्ष जो ये वाला PP डैश का अक्ष है, जब इससे जो घुमाया गया या घुमाने का कोण जो है वो 45 पर हो, दूसरे से भी 45 पर हो, तो अधिकतम तीव्रता I0/4 होती है। तो इसका मतलब होता है अगर दो क्रॉसित पोलरॉइड के बीच में कोई तीसरा लगा दूं, दो क्रॉसित बोलते हैं एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर,
उनके वह अक्ष हों जो अधिकतम प्रकाश देते हैं, तो उसे कहते हैं क्रॉसित। दो क्रॉसित ध्रुवकों के या पोलरॉइड के बीच में अगर तीसरा लगा दूं तो वह कितने कोण पर होगा कि अधिकतम प्रकाश देगा, और अधिकतम प्रकाश की तीव्रता वह कितनी देगा, तो I0/4 देगा। ठीक, तो ये सवाल जो है इसको समझना है, और समझने में क्या अगर कोई परेशानी आ रही है तो 2 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार सब समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक, घुमाने की प्रक्रिया आप समझ ही गए कैसे घुमाते हैं। ठीक, चलिए अब ये चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम करते हैं NCERT अभ्यास शुरू, अपनी अगली क्लास में करते हैं यार, अपनी अगली क्लास में करते हैं NCERT। ठीक है।